जिस वक्त पूरा देश शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ और यूजीसी के मुद्दे पर उलझा हुआ है, उसी वक्त ठीक गणतंत्र दिवस के दिन फ्रंटलाइन ने एक ऐसा पाप का घड़ा फोड़ा है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। जी हाँ, भारत में चुनावी व्यवस्था लगाने वाले, हमें लोकतंत्र देने वालों ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसे चोर उचक्के और डाकू लोग आयोग से लेकर सत्ता में आकर बैठ जाएंगे जो उनके सपनों को भरी दोपहरिया में देश और दुनिया के सामने रौंद देंगे, कुचल देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, केंचुआ की कथित चोरी उन्हीं पूर्वजों के बनाए हुए सिस्टम की वजह से बारी बारी से पकड़ी जा रही है जिन्होंने भारत में लोकतंत्र का सपना देखा था। जी हां, साल 2024 में लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कुछ हुए थे कुछ राज्यों में, जैसे उड़ीसा राज्य में, यानी एक ही दिन वहां लोकसभा और विधानसभा दोनों की वोटिंग हुई, लेकिन जो रिजल्ट आए वो किसी के लिए भी पचेबल नहीं थे। और अब फ्रंटलाइन की ये रिपोर्ट बता रही है कि आखिर वो रिजल्ट पचने योग्य क्यों नहीं है, क्यों उस पर भरोसा नहीं होता। रिपोर्ट इतनी गंभीर सवाल पैदा करती है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने सीधे सीधे इसे ईवीएम मशीन बदलने का प्रमाण बता दिया है। जी हां, प्रशांत भूषण जी ने बताया है। एकदम आसान भाषा में पूरी स्टोरी आपको समझाएंगे कि किस किस लेवल पर भयंकर वोट चोरी के कथित सबूत सामने आ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भी एक इस्तीफा हो गया है। यानी यूजीसी के मुद्दे पर जहां बाभन ठाकुर एक होकर भाजपा के खिलाफ मैदान में उतर रहे थे, वहीं योगी और शंकराचार्य के मामले में बाभन ठाकुर एक दूसरे के सामने खड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर सत्ता के इस जोरदार फेलियर पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि सीएम योगी के समर्थन में जिसने इस्तीफा दिया है, लोग कह रहे हैं कि ये योगी जी का पक्का चेला है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है उसे भी समझेंगे, लेकिन ये सब तो ध्यान भटकाऊ चीजें हैं। मूल है वोट चोरी, चुनावी घपलेबाजी, चुनाव चोरी। क्योंकि चुनाव चोरी जाति और धर्म नहीं देखता, वो सीधे सीधे भारत की पूरी व्यवस्था को नपुंसक बनाता है। और पूरी व्यवस्था नपुंसक होगी तो क्या पंडित जी, क्या बाबू साहेब, क्या दलित और क्या पिछड़ा और क्या अल्पसंख्यक, सबका कटेगा। लेकिन बारी बारी से आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया और उसके लपट झंडे पैदा किए गए हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक मजिस्ट्रेट ने योगी सरकार से नाराज होकर बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचने और यूजीसी के नए नियमों से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश में शासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। आज वो डीएम ऑफिस के सामने धरना भी दे रहे थे। कहने लगे कि फोन पर किसी अधिकारी ने, लखनऊ के किसी अधिकारी ने गाली दी और कहा कि साला पंडित पागल हो गया है, इसको बंद कर लो। फिर खबर आई कि योगी सरकार ने उनके खिलाफ जांच बैठा दिया, निलंबित कर दिया, यानी इस्तीफा देने वाले अधिकारी के खिलाफ, और तरह तरह के आदेश आए। अभी इस घटना पर पूरी तरह से चर्चा हुई भी नहीं थी कि ये वाली खबर आ गई। योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य के विरोध में इस्तीफा हो गया। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा। कहने लगे कि मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई अनर्गल प्रलाप करे और मैं रोबोट की तरह वेतन लेता रहूं, ये नहीं हो सकता। एक दूसरी वीडियो भी सामने आई जिसमें ये फूट फूट कर रो रहे हैं, संभवतः अपनी पत्नी से बता रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरे योगी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, मैं झेल नहीं पाया। अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इनके रोने को लेकर भी योगी आदित्यनाथ से जोड़ने लगे हैं। कहने लगे हैं कि ये तो पक्का चेला है, वो भी रोने लगते हैं और ये भी रोने लगे। बहरहाल रोना धोना तो भीतर की भड़ास है, मगर सवाल ये है कि सरकार के विरुद्ध इस्तीफा समझ में आता है, सरकार से नाराज होकर इस्तीफा समझ में आता है, भला मुख्यमंत्री के समर्थन में इस्तीफा कौन देता है, बल्कि और ईमानदारी से काम करता है। यदि आपको मुख्यमंत्री का साथ देना है तो सिस्टम में रहिए और जमकर सरकार की सेवा करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। लेकिन यहां तो जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह कुछ ऐसी बात भी बोल गए जो इनकी व्यक्तिगत समझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करते हैं और फिर हमें वेतन मिलता है, इससे परिवार चलता है, और यदि उस प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को कोई अनर्गल प्रलाप करेगा तो हम रोबोट नहीं है कि केवल तनख्वाह लेते रहेंगे और उसके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं रहेगी। अब सवाल यह है कि क्या तनख्वाह देने का काम योगी आदित्यनाथ अपनी जेब से करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। उस पद पर जो भी होगा तनख्वाह अपने सिस्टम से जाती रहेगी। सरकार किसी पार्टी, किसी नेता की हो, सिस्टम चलता रहेगा और ये तनख्वाह देश की जनता देती है, राज्य की जनता देती है, अपनी सेवा के लिए, किसी नेता के लिए भावना आहत करने की खातिर नहीं। मगर कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अब इस्तीफा वाली कहानी टाई हो गई है। उधर जिस ब्राह्मण अधिकारी ने इस्तीफा दिया था उनको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि राजनीति में आने के चक्कर में इस्तीफा दे दिए हैं। मसला अगले साल होने वाले चुनाव का है। अब यूपी के केस में गाड़ी फंस गई है।
जानते हैं क्यों? क्योंकि यूजीसी को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है, परंतु यूपी में पंडित ठाकुर की लड़ाई शुरू होती हुई दिख रही है। कोई शंकराचार्य के विरोध में और ठाकुर मुख्यमंत्री के पक्ष में इस्तीफा दे रहा है, कोई शंकराचार्य का अपमान करने के विरोध में ठाकुर मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तीफा दे रहा है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक उत्तर प्रदेश में समर्थन और विरोध में इस्तीफा देने के मामले में टाई मामला चल रहा था, यानी एक एक का मामला है। तो कुल मिलाकर अब तक जो मुख्यमंत्री बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे थे, वो अपने ही राज्य में लोगों को बांटने से बंटने से रोक नहीं पाए, यानी बंटवारा शुरू हो गया। लेकिन जागरूक नागरिकों को चाहिए कि इस बंटवारे पर उतना ध्यान न दें, क्योंकि इसका नुकसान बहुत ही छोटा है तुलनात्मक रूप से। ये बंटवारा देश को उतना नुकसान नहीं देगा जितना ये कांड दे रहा है। जी हाँ, फ्रंट लाइन की इस रिपोर्ट को देखिए, होश उड़ा देने वाली है। आपको पता है ना, बार बार सवाल उठता है कि आखिर जनता के मुद्दों पर भाजपाई सरकारें जनता के खिलाफ एक पार्टी की तरह लड़ने क्यों लगती हैं? उन्हें इस बात का डर क्यों नहीं होता कि हम इन्हीं जनता के पास वोट लेने जाएंगे? आखिर जनता के वोटों से भाजपाई डरते क्यों नहीं है? तो देखिए, हो सकता है इसीलिए न डरते हो। कल ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था। गणतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। गण माने जनता और तंत्र माने सिस्टम, यानी जनता का सिस्टम। मगर जब जनता के सिस्टम में कुछ चतुर और धोखेबाज फ्रॉड टाइप के लोग घुसकर दीमक की तरह से चाटने लगते हैं तो ये गणतंत्र जनता के लिए ही खतरनाक बन जाता है। कल ही मैंने ये वाली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया था और पूछा कि काहे का गणतंत्र? नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और आज ये कहानी देख लीजिए। साल 2024 में उड़ीसा में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। अब आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, यदि आपके राज्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, एक ही पोलिंग बूथ पर हो रहे हैं और पोलिंग बूथ के एक ही कमरे में वोट डालना है और आप वोट करने चले गए, तो आप दोनों चुनाव में वोट डालेंगे या फिर खाली एक में वोट देकर वापस चले आएंगे? मुझे मालूम है आपका जवाब होगा कि जब पोलिंग बूथ तक पहुंचिए गए हैं और एक ही हॉल में वोटिंग हो रही है, खाली बटन दबा के वोट डालना है, तो दोनों में वोट डाल के आएंगे। खाली एक में वोट डालने का कोई तुका नहीं बनता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़ीसा में अमृतकाल ने यही कर दिया है और बम्पर तरीके से हुआ है। आगे की कहानी बताने से पहले आपको याद दिला दूं, उड़ीसा में जब ये कांड हो रहा था या फिर जब का ये कांड है, तो भारत के चुनाव आयोग के मुखिया थे राजीव कुमार, वही सड़क छाप शायर जो सवालों के जवाब देने की बजाय अपनी घटिया शायरी सुनाकर जनता को टोपी पहनाते थे। मगर फिर भी आज वाले से ठीक थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज वाले तो सरेआम झूठ बोलते हैं और डांटते हैं, फटकारते हैं, हड़काने भी लगते हैं। और ज्यादा पोल खोलू सवाल कर दीजिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागने लगते हैं, कहते हैं कि हमको जहाज पकड़ना है। फ्रंट लाइन की ये रिपोर्ट बता रही है कि 13 मई से 1 जून 2024 के बीच उड़ीसा में चुनाव हुए थे और जो परिणाम आए वो अभूतपूर्व थे। जो पार्टी यहाँ 24 साल से सत्ता में थी वो बुरी तरह चुनाव हार गई तथा बीजेपी ने ऐसा छप्पर फाड़ा कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। खासकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 में से 20 सीटें जीत लिया। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सुनना, और 24 साल से सत्ता में बनी रही पार्टी बीजू जनता दल को मात्र 1 सीट मिली। इसी तरह विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 78 सीट मिली, बीजू जनता दल मात्र 51, कांग्रेस 14, अन्य को 4। जबकि साल 2019 में यहां बीजेपी को 8 सीटें मिली थी लोकसभा में और बीजू जनता दल को 12, यानी बीजू जनता दल 12 से 1 पर आ गई, बीजेपी 8 से 20 पर चली गई। यानी लोकसभा रिजल्ट और विधानसभा रिजल्ट दोनों में बीजेपी के लिए बम्पर बढ़त नजर आई और यहीं से संदेश शुरू हुआ। मगर हुआ ये कि जो पार्टी 24 साल से सत्ता में थी, अचानक इतनी बुरी तरह हार देखकर उसके कार्यकर्ता मायूस हो गए और वो कथित चुनावी घपलेबाजी का पता लगाने के लिए भी देर से जागे। मगर जब उठे और पता लगाने की कोशिश की तो जो निकला उसे ही फ्रंटलाइन ने छापा है। बीजू जनता दल ने इन गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा, दिसंबर 2024 में ही शिकायत किया, फिर जून और अगस्त 2025 में बैठकें हुई, लेकिन जवाब कुछ भी नहीं आया। अब किन किन गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं जरा उसको ध्यान से सुनिए। एक होता है फॉर्म 17C और दूसरा होता है फॉर्म 20। 17C में दर्ज किया जाता है कि किसी मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए और फॉर्म 20 जो होता है इसमें लिखा जाता है कि किसी पोलिंग बूथ पर कितने वोट गिने गए। अब आप कहेंगे कि इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत क्या है? अरे भाई, जितना वोटवा पड़ेगा उतना ही तो गिना जाएगा। दरअसल यही मिलान करने के लिए 2 अलग अलग फॉर्म होते हैं, बूथ पर कितने वोट पड़े और गिनती के दिन बूथ पर कितने वोट गिने गए। मगर अन्य राज्यों की तरह उड़ीसा में भी जब गिनती की गई तो मामला बहुत है गड़बड़ निकला। यहाँ एक विधानसभा क्षेत्र है फुलबानी, इसके बूथ नंबर 57 में 682 वोटों का अंतर पाया गया है। यानी जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए
उनमें 682 वोटों का अंतर है एक बूथ पे। कल्पना करिए। अपनी शिकायत में बीजेडी ने उड़ीसा के 147 विधानसभा क्षेत्रों के 58 बूथों की एक लिस्ट दी है, जहां डाले गए वोट और गिने गए वोटों में भयंकर अंतर पाया गया है और यह अंतर एक वोट से लेकर 908 वोटों तक है। अब आप सोचिए कि एक बूथ पर जब 900 वोटों का अंतर पाया जाएगा डाले गए और गिने गए वोटों में, तो क्या वो चुनाव परिणाम होगा, जनता की वोटिंग से निकला हुआ परिणाम होगा, या फिर केंचुआ का कमाल होगा, फ्रॉड होगा? फ्रंटलाइन के लिए एजाज अशरफ ने जब बीजेडी द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए आंकड़ों को चेक किया तो कहानी बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। फुलबानी के बूथ नंबर 57 के फॉर्म 17C में 682 वोट डाले गए दिखाए गए, यानी दर्ज हुआ कि 682 लोगों ने यहां पर वोट डाला है, लेकिन फॉर्म 20 में एक भी वोट नहीं था, यानी 682 लोग वोट डाले मगर गिनती में शून्य हो गया। सवाल यह है कि ये 682 वोट गए कहां, कौन खा गया? और इसी तरह तलसारा विधानसभा के बूथ नंबर 165 और 219 में फॉर्म 17C के अनुसार 1444 लोगों ने वोट डाला, लेकिन गिनती में एक भी वोट दर्ज नहीं हुआ, यानी इन दो बूथों के 1444 वोट गायब, गिनती में नहीं आए। इसी तरह कुचिंडा के बूथ नंबर 53 में कुल 777 वोटर थे, जिनमें से 627 वोटरों ने अपना वोट डाला, लेकिन फॉर्म 20 में शून्य वोट दिखाए गए, यानी एक भी वोट गिनती में नहीं आया। यहां भी 627 वोट धुआं हो गए, जिन्न खा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब यह है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वोट डाला, लेकिन उनकी गिनती नहीं हुई। लेकिन ठहरिए, अमृत काल में खाली इतने से काम नहीं चलेगा। वोट खाली गायब ही नहीं हुए, जुड़े भी हैं। पदमपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मामला सामने आया है, जहां 14 बूथों पर फॉर्म 17C के अनुसार कुल 82 वोट डले। 14 बूथों पर कुल मिलाकर 82 वोट डले फॉर्म 17C के अनुसार, लेकिन फॉर्म 20 में इन्हीं 14 बूथों से 9304 वोट गिन लिए गए, यानी 14 बूथों पर वोट पड़ा 82 कुल मिलाकर, और गिनते समय 9304 वोट आ गए, यानी 9222 वोट एक्स्ट्रा कहां से आ गए? और सुनिए, बीजेडी नेताओं ने यह भी स्वीकारा है कि 2024 में उड़ीसा के लगभग 36,000 बूथों में से सबका फॉर्म 70C उनके पास उपलब्ध नहीं है। कई बूथों पर एजेंट या तो फॉर्म इकट्ठा नहीं कर पाए या बाद में उन्हें सुरक्षित रख नहीं पाए और चुनाव में हार के कारण हतोत्साहित हो गए। रिजल्ट का विश्लेषण देर से शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद बीजेडी ने आरटीआई के तहत जिला प्रशासन से फॉर्म 17C मांगा और ज्यादातर अधिकारियों ने जवाब ही नहीं दिया, आरटीआई का जवाब नहीं दिया या फिर आवेदन को सीधे सीधे खारिज कर दिया। अब आप जरा सोचिए कि मामला कितना गंभीर है, और गंभीर इतना ही नहीं है, सुनते जाइए। आरटीआई में केवल फुलबानी और तलसारा विधानसभा क्षेत्र के फॉर्म 17C उपलब्ध कराए गए। अगला उलटफेर का मामला है लोकसभा और विधानसभा में वोटों का चक्रव्यूह। दोनों चुनाव एक ही दिन हुए, दोनों के बूथ भी एक ही थे, एक ही हाल में वोटिंग हो रही थी। ऐसे में आमतौर पर यही होता है या होना चाहिए कि वोट लगभग बराबर होना चाहिए दोनों चुनावों में, क्योंकि जो आदमी घर से निकल गया, बूथ तक पहुंच गया, हाल में घुस गया, वो शायद ही ऐसा करे कि लोकसभा और विधानसभा में किसी एक में वोट डाले, दूसरे में न डाले। और यदि ऐसा होता भी है तो बहुत कम संख्या में होगा। लेकिन अमृत काल में छोटा मोटा कांड हो तो काहे का अमृत का? रिपोर्ट लिखने वाले ने भी यह मानना है कि बूथ पर अधिकतम 100-200 लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक ही चुनाव में वोट डालें, दूसरे में वोट ना डालें, परंतु केवल 4 लोकसभा क्षेत्रों में ही ऐसा हुआ। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा क्षेत्र थे, लेकिन 4 में ही ऐसा हुआ कि 200 से कम लोगों ने एक में वोट डाला, दूसरे में नहीं। जबकि 17 लोकसभा क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि कहीं 500 तो कहीं 4000 से भी ज्यादा अंतर पाया गया है दोनों चुनाव में वोट डालने में। यानी एक ही बूथ पर एक ही समय में वोट डालने जा रहे हैं लोग, एक चुनाव में वोट डालते हैं, एक में नहीं डालते हैं, और इनकी संख्या कहीं 500 है तो कहीं 4000 से भी ज्यादा नजर आती है। क्या ये बात आपको पचेबल लगती है? कुछ उदाहरण भी ले लीजिए। ढेंकानाल में विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तुलना में 4056 अधिक वोट पड़े, यानी यहां पर लोग ज्यादातर विधानसभा के लिए वोट डालने आए थे। उधर कंधमाल में लोकसभा के चुनाव में 3521 वोट अधिक पड़े विधानसभा की तुलना में, यानी यहां पर लोग खाली लोकसभा चुनाव में वोट डालने आए थे। आप व्यक्तिगत रूप से सोचिए कि क्या यह संभव है? और इसके बाद जो मसला है वो तो जगजाहिर है। जी हां, वोट प्रतिशत बढ़ने वाला। उड़ीसा के 21 लोकसभा क्षेत्रों में 7% से लेकर 17% तक वोट बढ़ा, यानी वोट प्रतिशत बढ़ा। वहीं विधानसभा चुनाव में 8.5% से लेकर लगभग 31% तक वोट प्रतिशत बढ़ा। अब यदि आप 2019 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव परिणाम तथा 2024 के परिणामों की तुलना करेंगे तो साफ दिखेगा कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार यहां बीजेपी की स्थिति थोड़ी ठीक थी,
तो वोट परसेंट भी उसी लिहाज से बढ़ा है। जबकि विधानसभा के चुनाव में पिछली बार भाजपा की स्थिति ज्यादा खराब थी बीजेडी की तुलना में, तो वहां पर वोट प्रतिशत 30% के आसपास भी बढ़ गया। अब आप कहेंगे कि ये तो आकलन लगाने वाली बात है। सही है, जब चुनाव आयोग आंकड़े नहीं देगा तो आम आदमी कर भी क्या सकता है। उपलब्ध आंकड़ों से अंदाजा ही तो लगाएगा, सवाल ही तो उठाएगा। आपको याद होगा वोटिंग वाले दिन शाम को 5 बजे, फिर रात को 11:15 बजे और फिर उसके बाद 2 दिन बाद तक वोट प्रतिशत बार बार बढ़ाकर घोषित किया जाता था। यानी उड़ीसा में लोग रात भर वोट डाल रहे थे और 2 दिन बाद तक वोट डाल रहे थे। समझने वाली बात यह भी है कि अभी उड़ीसा के जो भाजपाई मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, वो जहां से चुनाव जीते हैं वहां पर वोट प्रतिशत और तेजी से बढ़ा। इन सारे आंकड़ेबाजी के भीतर सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है केजरीवाल की चुप्पी, यानी वो सवालों का जवाब नहीं देता, सवालों को घोंट जाता है और चुप्पी मारकर बैठ जाता है। इसलिए मामला और गंभीर बन जाता है। चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि वो साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव, ईमानदारीपूर्ण चुनाव कराए। यानी सोचिए, जनता की इच्छा से वो चुनाव करवा के सरकारें बनवाता है, लेकिन जनता को ही नहीं बताता कितनी सारी गड़बड़ियां सामने क्यों आ रही हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? और यदि अपनी मर्जी से ही सब कुछ करना है, किसी पार्टी की गुलामी, किसी नेता की गुलामी ही करनी है, तो फिर अरबों रुपया जनता का खर्च करके चुनाव की नौटंकी करने की जरूरत क्या है? ऐसा चुनाव परिणाम देने की जरूरत क्या है जिस पर जनता को ही भरोसा न हो? क्या उस चुनाव परिणाम पर किसी भी हाल में विश्वास किया जा सकता है जहां पर डाले गए वोट और गिने गए वोटों में इतना बड़ा अंतर हो? ध्यान रखिए, यह कोई नई कहानी नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डाले गए वोट और गिने गए वोटों में भयंकर अंतर पाया गया था। तब से सवाल उठते रहे लेकिन जवाब नहीं मिला। जबकि यहां एक वोट का भी अंतर आना नहीं चाहिए। आसान भाषा में समझिए कि आपने अपने गल्ले में 100 रुपया रखा दिन भर में जुटा के, जब शाम को गिनने चले तो वो कभी 90 निकल जाता है, कभी 150 हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो क्या आपको नहीं लगता कि कोई है जो चोरी कर रहा है? बैंक का कर्मचारी तब तक अपने घर वापस नहीं जा सकता शाम को जब तक कि वो दिन भर का लेन देन का मिलान न कर दे। 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और हुआ तो उसकी जिम्मेदारी बैंक कर्मी की होगी। परंतु यहां कोई जिम्मेदारी नहीं। 2 साल से सवाल पर सवाल हो रहे हैं, जवाब का कहीं कुछ अता पता नहीं है। अब आप दर्शक ही बताइए कि किसी भी लोकतंत्र के लिए, खासकर लोकतंत्र की अम्मा के लिए, वोट चोरी से बड़ा कोई मामला हो सकता है क्या? इससे गंभीर कोई बीमारी हो सकती है क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे मामलों पर वीडियो अचानक से दब जाती है, लोग देख ही नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है हमको भी नहीं पता। हो सकता है अमृतकाल लागू हो गया हो, फलाने हैं, तो मुमकिन है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।